लास्ट लेक्चर में हमने ग्रुप के बारे में कुछ रिजल्ट्स, कुछ थ्योरम्स डिस्कस की। इस लेक्चर में हम सब ग्रुप की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। सब ग्रुप जो है, सब ग्रुप जिस तरह से सेट का सबसेट, ऐसे ही ग्रुप का सब ग्रुप। ग्रुप की डेफिनेशन को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ग्रुप जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट G together with a binary operation star that satisfies four properties: closure, associativity, existence of identity element, existence of inverse for all elements। सबग्रुप के लिए हमें चाहिए एक नॉन एम्प्टी सबसेट H of G। एक नॉन एम्प्टी सबसेट H is called subgroup of G if H itself is a group with respect to the same binary operation। अगर G स्टार एक ग्रुप है और HG का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है और वो भी उसी सेम बाइनरी ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू अगर ग्रुप बन जाए तो उसको हम कहते हैं G का सब ग्रुप। इंटीजर Z, the set of integers under usual addition is a group, and we know from previous lecture that 2Z was also a group. Z plus is a group. 2Z means set of even integers. Set of even integers is a subset of set of integers. और बाइनरी ऑपरेशन हमने वही रखा है, एडिशन। तो हम वेरीफाई कर सकते हैं इजीली कि ये जो सेट ऑफ इवन इंटीजर है ये भी अपने आप में एक ग्रुप है। इवन इंटीजर्स को जोड़ने से इवन इंटीजर मिलता है। 0 जो आइडेंटिटी एलिमेंट था वो भी इवन इंटीजर है, और इवन इंटीजर का जो एडिटिव इनवर्स है यानी कि उसका जो नेगेटिव है वो भी इवन इंटीजर है। और एसोसिएटिविटी ऑलवेज फॉलोज बिकॉज इट फॉलोज इन जेड। जेड के एलिमेंट्स एसोसिएटिव हैं और 2Z के जो एलिमेंट है वो भी जेड के ही एलिमेंट है। इन जनरल NZ अंडर एडिशन इज ए सब ग्रुप। n कोई भी इंटीजर ले लो आप, 3Z, 4Z, 5Z, -5Z। In fact, -NZ and NZ are same। अब R प्लस जो है ये है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स और R स्टार है ये है सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स भी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है और सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स भी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। लेकिन R प्लस जो है वो सबसेट है R स्टार का, तो R प्लस को हम कहेंगे सब ग्रुप ऑफ R स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन यही R प्लस सबसेट तो R का है, R का भी है, और R प्लस एक ग्रुप भी है, और R प्लस स्टार एक ग्रुप भी है अंडर मल्टीप्लिकेशन। R प्लस एक ग्रुप भी है और R अंडर एडिशन एक ग्रुप है। लेकिन फिर भी R प्लस अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है उसको हम सब ग्रुप नहीं कहेंगे क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन जो है वो चेंज हो गया है। सब ग्रुप हम केवल और केवल तब कहेंगे जब बाइनरी ऑपरेशन सेम हो। अब आता है क्राइटेरिया ऑफ ए सबसेट ऑफ अ ग्रुप टू बी इट्स सब ग्रुप। यानी कि हमें कैसे पता चले कि जो नॉन एम्प्टी सबसेट है ग्रुप का वो सब ग्रुप है या नहीं है। तो सबसे आसान तरीका तो ये है कि उसको भी ग्रुप ही होना है तो ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज को आप चेक कर लो। लेकिन हमें इतना काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ये रिजल्ट ये कहता है कि दो प्रॉपर्टी ही काफ़ी है। एक तो है उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी और एक है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। बाकी जो दो प्रॉपर्टी है उनकी ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती, इसको अब हम देखते हैं। दोज टू प्रॉपर्टीज फॉलोज फ्रॉम दीज टू प्रॉपर्टीज। ये दो प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई होती है तो वो भी हो जाएंगी। पहली बात तो ये है कि एसोसिएटिविटी क्योंकि जी के एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई होती है और एच के एलिमेंट भी जी के एलिमेंट ही हैं, उन्हीं में से कुछ लिए हैं हमने, तो एसोसिएटिविटी जो है वो एच के एलिमेंट्स के लिए भी सेटिस्फाई होगी ही होगी। आइडेंटिटी के लिए हम इन दोनों प्रॉपर्टीज को यूज कर लेंगे क्योंकि जो सबसेट एच हमने लिया था जी का वो नॉन एम्प्टी लिया था, तो एक एलिमेंट उसमें ज़रूर होगा। अगर ए उसको बिलोंग करता है तो सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि ए इनवर्स भी उसके अंदर ज़रूर होगा, और ए इनवर्स अगर उसके अंदर आपको मिल गया तो ए और ए इनवर्स दोनों की प्रोडक्ट भी उसमें ज़रूर होगी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है, लेकिन उनकी प्रोडक्ट तो आइडेंटिटी है, तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ गया। इस तरह से एच जो है वो अपने आप में एक ग्रुप बन गया, और अपने आप में ग्रुप बन गया और जी का सबसेट है तो ये जी का सब ग्रुप हो गया। दूसरी तरफ से अगर हम देखें कि एच सब ग्रुप है तो फिर इन दो प्रॉपर्टीज को तो सेटिस्फाई करेगा ही। इनफैक्ट वो तो चार चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है और ये दो भी उनमें से ही है। नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो है, इसी को हमने थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया है। अब ये कहता है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट एच। अब ये फाइनाइट वर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले वाली रिजल्ट में ये नहीं था। फाइनाइट सबसेट अगर हम ले रहे हैं ऑफ अ ग्रुप जी का, टू बी अ सब ग्रुप इज दैट एच इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर फाइनाइट सबसेट आप ले रहे हो किसी ग्रुप का तो फिर दो प्रॉपर्टीज की भी ज़रूरत नहीं है, एक क्लोजर प्रॉपर्टी ही काफ़ी है। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी से ही आपको बाकी तीनों प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। तो एक तरफ से तो बिल्कुल सिंपल है कि अगर वो सब ग्रुप है तो फिर क्लोजर प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई करेगा ही। दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि वो क्लोज्ड है अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन स्टार, तो वो सब ग्रुप होगा। दैट मीन्स वो बाकी तीन प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई कर लेगा। तो एसोसिएटिविटी की प्रॉब्लम नहीं है। being subset of G, being subset of an associative set, this must be associative। तो इसमें दो प्रॉपर्टीज बची, एक एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एक एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर इनवर्स मिल जाता है तो पहले रिजल्ट जो था इससे पहले वाला, उसमें हमने देखा कि आप क्लोजर प्रॉपर्टी और इनवर्स की मदद से आइडेंटिटी को तो आसानी से शो कर सकते हो। तो हम इनवर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं आर्बिट्रेरी एलिमेंट का। तो ए बिलोंग्स टू एच मान लेते हैं आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, तो हमने ये कलेक्शन कंसिडर कर ली, ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4, सारी पावर्स इकट्ठी कर ली ए की। अब आप देखोगे कि एच तो जो है वो फाइनाइट था, और क्लोजर प्रॉपर्टी एच के अंदर है, ये इंश्योर करती है कि ये सारी की सारी कलेक्शन जो है एच के अंदर है, सारे के सारे एलिमेंट ए की सारी पावर्स जो है वो एच को बिलोंग करती है। लेकिन ये एच तो फाइनाइट सेट है और ये कलेक्शन तो इनफाइनाइट दिख रही है। दैट मीन्स देयर मस्ट बी रिपीटेशंस होंगी, तो मान लेते हैं कि कोई ए रे की mth पावर और nth पावर सेम है, जहाँ पर m बड़ा है n से, तो बोथ साइड्स हम a रेज टू द पावर -n से मल्टीप्लाई कर देंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई, तो a रेज टू द पावर m-n हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। फिर लेफ्ट हैंड साइड को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। इसको मैं मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखना चाहता हूँ, a रेज टू द पावर 1 और a रेज टू द पावर m-n-1 तोड़ ली है, इस पावर में से एक पावर जो है अलग से लिख दी है, उसको आप राइट हैंड साइड में भी लिख सकते हो और लेफ्ट हैंड साइड में भी लिख सकते हो। और राइट हैंड साइड मैंने यूं की यूं रखी आइडेंटिटी एलिमेंट,
तो यहाँ से जो ये आपके पास स्टेटमेंट आई, यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इनवर्स कि ए का जो इनवर्स है वो ये एलिमेंट है ए रेज टू द पावर m माइनस n माइनस 1, ये जो मल्टीप्लिकेशन में है ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। इसका इनवर्स ए है और ए का इनवर्स ये है, लेकिन ए की तो सारी पावर h को ही बिलोंग करती है, तो ये जो पावर है ये भी h को बिलोंग करेगी, क्योंकि ये पावर जो है नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव क्यों है? क्योंकि m जो है n से बड़ा था, तो कम से कम एक तो बड़ा जरूर था, m माइनस n मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, सो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर a बिलोंग करता है h को तो इनवर्स भी बिलोंग कर गया h को, तो जैसे कि लास्ट रिजल्ट में हमने देखा कि उनकी प्रोडक्ट क्योंकि क्लोज्ड है तो प्रोडक्ट जो है वो भी h के अंदर होगी, तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी h के अंदर होगा। तो इस तरह से फाइनाइट सबसेट के लिए एक ही प्रॉपर्टी सफिशिएंट है कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो, तो वो सब ग्रुप हो जाएगा। नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो है इंटरसेक्शन के बारे में कि सब ग्रुप्स आपके पास हैं तो नए सब ग्रुप्स कैसे बनाएं। अगर हमारे पास 2, 3, 4 कितने भी सब ग्रुप हैं और उनका इंटरसेक्शन ले लें तो जो सेट मिलेगा वो भी अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन अपने आप में ग्रुप होगा, इसलिए वो भी सब ग्रुप होगा। तो 2 के लिए जो रिजल्ट था वो मैंने स्किप कर दिया है, आप लोग उसको ज़रूर करके देखना। मैं जो रिजल्ट यहाँ पर डिस्कस करूँगा वो है आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स। इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप इज सब ग्रुप। कितने भी सब ग्रुप हों, फाइनाइट, इनफाइनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो मान लेते हैं कि एच आई जो ये कलेक्शन है आई बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, दिस इज अ फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ जी। दैट मीन्स इसके अंदर जितने भी सेट हैं ये सारे के सारे सब ग्रुप हैं जी के। कितने भी हो सकते हैं ये, फाइनाइट, इनफाइनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। इसीलिए हमने जो इंडेक्स सेट है वो कैपिटल लैम्डा यूज किया है, एन यूज नहीं किया है, क्योंकि एन का मतलब तो काउंटेबल कलेक्शन है। तो इसको प्रूव करना बड़ा आसान है, हमें 2 प्रॉपर्टीज शो करनी पड़ेंगी, एक क्लोजर और एक इनवर्स। अकेले क्लोजर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये जो सबसेट है एच आईज है या ये जो इंटरसेक्शन है ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो जनरली तो हमें 2 प्रॉपर्टीज को ही प्रूव करना पड़ता है, क्लोजर और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। वो जो एक प्रॉपर्टी हमने लास्ट थ्योरम में छोड़ दी थी वो था फाइनाइट के लिए। तो 2 एलिमेंट आप इस इंटरसेक्शन के ले लो और हमें प्रूव करना है कि इनकी प्रोडक्ट भी इस इंटरसेक्शन में होगी। अब इंटरसेक्शन में 2 एलिमेंट हैं तो सभी एच आईज में होंगे वो, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो एलिमेंट तभी आता है जब सभी को बिलोंग करता हो। तो सभी एच आईज लेकिन ग्रुप हैं अपने आप में, तो सभी एच आईज क्लोज्ड होंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन, सो दिस मल्टीप्लिकेशन आल्सो बिलोंग्स टू ईच एच आई, और सभी एच आईज को बिलोंग करती है तो इंटरसेक्शन में आ जाएगी। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेंगे इंटरसेक्शन में और उसका इनवर्स हमें शो करना है कि वो भी इंटरसेक्शन में होगा, क्योंकि इस इंटरसेक्शन को हम प्रूव करना चाहते हैं कि ये सब ग्रुप है। तो x इंटरसेक्शन में है तो सभी एच आईज में होगा, और सभी एच आईज ग्रुप हैं तो इंटरसेक्शन उस x का जो इनवर्स है वो भी सभी एच आई को बिलोंग करेगा, और सभी एच आईज में अगर एक एलिमेंट है तो वो उनके इंटरसेक्शन में आ जाएगा। दिस इज सेकंड प्रॉपर्टी, और फ्रॉम दीज 2 प्रॉपर्टीज इट फॉलोज दैट दिस इंटरसेक्शन इज अ सब ग्रुप। यूनियन के बारे में ऐसा नहीं है, 2 या 2 से ज़्यादा कितने भी सब ग्रुप हों उनका इंटरसेक्शन करोगे तो सब ग्रुप ही मिलेगा, लेकिन यूनियन करने से ज़रूरी नहीं कि सब ग्रुप मिले। एक काउंटर एग्जांपल दे सकते हैं इसके लिए, इंटीजर्स की कलेक्शन जो है अंडर यूजुअल एडिशन, इसको कंसीडर कर लेते हैं। दिस इज अ सेट, दिस इज अ ग्रुप, इसके 2 सबसेट ले लो, एक 2 के मल्टीपल्स और एक 3 के मल्टीपल्स।
दोनों के दोनों ही सब ग्रुप हैं, दोनों की दोनों अपने आप में ग्रुप हैं अंडर यूजुअल एडिशन। लेकिन इनका यूनियन जब करोगे तो 2z यूनियन 3z में 2 के मल्टीपल होंगे और 3 के मल्टीपल होंगे। तो 2 के मल्टीपल होंगे इसलिए 2 होगा, 3 के मल्टीपल होंगे इसलिए 3 होगा। ये दोनों एलिमेंट इस यूनियन को बिलोंग करेंगे। लेकिन अंडर एडिशन अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि ये सब ग्रुप है या नहीं है, तो इसको क्लोज्ड होना पड़ेगा। क्लोज्ड का मतलब है इन दोनों की प्रोडक्ट इसको बिलोंग करेगी। प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर है एडिशन। तो 2 + 3 5 शुड बी इन दिस यूनियन बट 5 इज नॉट इन दिस यूनियन, क्योंकि इसमें तो 2 है, 4 है, 6 है, 3 है, 6 है, 9 है, इस तरह से है। 5 इसको बिलोंग नहीं करता। सो दिस यूनियन इज नॉट ए सब ग्रुप। एक रिजल्ट है हमारे पास यूनियन के बारे में भी। यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स, सब ग्रुप हैं दोनों H1 एंड H2, इज सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन अनदर। यूनियन तो केवल और केवल तब सब ग्रुप होगी जब एक दूसरे में कंटेन्ड हो। और ये तो बड़ा सिंपल सी बात है, अगर एक दूसरे के अंदर कंटेन्ड है तो फिर यूनियन वही आएगा जिसमें वो कंटेन्ड है, बड़े वाला सेट। अगर H1 H2 के अंदर कंटेन्ड है तो H1 और H2 की यूनियन H2 ही आएगा। और H2 तो गिवन है कि सब ग्रुप है, तो इसका मतलब ये यूनियन भी सब ग्रुप हो जाएगी। तो एक तरफ से तो बड़ा आसान है। लेकिन दूसरी तरफ से अगर हम मान लें कि ये यूनियन सब ग्रुप है, तो हमें प्रूव करना है कि इन H1 और H2 में से एक जरूर दूसरे के अंदर कंटेन्ड होगा। हम इसे कंट्राडिक्शन से प्रूव कर लेंगे। मान लेते हैं कि ना तो H1 H2 के अंदर कंटेन्ड है और ना ही H2 H1 के अंदर। H1 जो है वो H2 के अंदर कंटेन्ड नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई एलिमेंट है H1 का जो H2 में नहीं है। अगर सारे के सारे H1 के एलिमेंट H2 को बिलोंग करते हो तो फिर तो ये सबसेट हो जाएगा, और वो सबसेट है नहीं। तो कम से कम एक एलिमेंट इस H1 को जरूर बिलोंग करता है ऐसा जो H2 के अंदर नहीं है। सिमिलरली कोई ना कोई Y जरूर H2 को बिलोंग करता है जो H1 को बिलोंग नहीं करता। अब ये जो X है ये H1 को बिलोंग करता है तो यूनियन में होगा। Y जो है ये H2 को बिलोंग करता है तो यूनियन में होगा। तो X और Y दोनों यूनियन में हैं, और यूनियन तो क्या है, सब ग्रुप है। सब ग्रुप है तो इनकी जो प्रोडक्ट है वो भी इस यूनियन में होगी। H इंटू वाई जो है दैट बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2। अब यूनियन में एक एलिमेंट आया है तो या तो H1 के अंदर होगा या फिर H2 के अंदर होगा। हम दोनों ही केसेस में कंट्राडिक्शन शो कर देंगे। अगर X इंटू वाई H1 को बिलोंग करता है तो H1 को तो X भी बिलोंग करता है, और H1 एक सब ग्रुप है तो जरूर X इनवर्स भी बिलोंग करेगा। तो X इनवर्स H1 को बिलोंग करेगा और X इंटू वाई भी H1 को बिलोंग करेगा, तो उन दोनों की प्रोडक्ट भी H1 को बिलोंग करेगी। लेकिन इनकी प्रोडक्ट तो क्या है, Y। एसोसिएटिविटी यूज कर लेंगे और इस ब्रैकेट को इधर कर देंगे और ये आइडेंटिटी हो जाएगा। सो Y बिलोंग्स टू H1, दिस इज अ कंट्राडिक्शन, Y डज नॉट बिलोंग टू H1। सिमिलरली अगर हम मान लें कि दिस प्रोडक्ट बिलोंग्स टू H2, तो यहाँ से आप देखोगे कि Y बिलोंग्स टू H2 एंड H2 इज अ सब ग्रुप, सो Y इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू H2। ये एलिमेंट भी H2 में है और Y इनवर्स भी है तो उनकी प्रोडक्ट भी होगी। अब की बार मैं इसको राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर लूंगा ताकि मैं इस Y को खत्म कर दूं, तो हमें मिलेगा X बिलोंग्स टू H2, अगेन कंट्राडिक्शन। दैट मीन्स ये जो है पॉसिबल नहीं है जो हमने मान लिया था कि ना तो H1 कंटेंट है H2 में और ना ही H2 कंटेंट है H1 में, तो एक को दूसरे में कंटेंट होना ही पड़ेगा। नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो है हमारा कि अगर दो सब ग्रुप हैं जी के तो उनकी प्रोडक्ट कब सब ग्रुप होगी, H के। तो ये एक्सप्लिसिटली आपको बता देती है ये थ्योरम कि H के इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ H के इज इक्वल टू KH।
यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं बता देता हूँ, एच के इक्वल टू के एच का मतलब ये नहीं है कि एक एच का एलिमेंट H1 लो और एक के का एलिमेंट K1 लो तो H1 K1 जो एलिमेंट बनेगा एच के का वो K1 H1 के ही बराबर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो किसी ना किसी इसके एलिमेंट के बराबर जरूर होगा। इसका एलिमेंट हो सकता है वो K2H2 हो, कुछ अलग हो, लेकिन टोटल जो इसके एलिमेंट हैं जो सेट बना और टोटल जो इसके एलिमेंट से सेट बना वो सेट इक्वल हैं। एलिमेंट बाय एलिमेंट इक्वल हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ का रिजल्ट है तो हम इसको एक तरफ से मान लेते हैं पहले कि एच के इज इक्वल टू के एच है और हम प्रूव करेंगे कि एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी, और जहाँ पर एच और के तो सब ग्रुप दे रखे हैं। एच के को सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें दो प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है। तो मैंने ये बीच में लाइन लगा दी है, पार्टीशन कर दिया है कि इधर तो मैं प्रॉपर्टी प्रूव कर रहा हूँ क्लोजर और इधर मैं प्रॉपर्टी प्रूव कर रहा हूँ इनवर्स। तो ये इतना सा ही है इनवर्स के लिए और इतना सा है क्लोजर के लिए। ये मैंने आपको समझाने के लिए कि ये किस तरह से आए हैं, थोड़ा लिखा हुआ है। तो हम पहले देख लेते हैं इनवर्स को, ये ज़्यादा आसान है। मान लेते हैं x बिलोंग्स टू एच के, तो एच के एलिमेंट तो ऐसे होंगे, एक एच का एलिमेंट होगा एक के का एलिमेंट होगा, उनकी प्रोडक्ट से आया होगा। तो x इनवर्स क्या होगा, दैट इज k इनवर्स h इनवर्स, रिवर्सल लॉ फॉलो करेगा, एच के का इनवर्स k इनवर्स h इनवर्स, इस तरह से खुलेगा। लेकिन दिस के एच इज इक्वल टू एच के, ये जो एलिमेंट है के इनवर्स एच इनवर्स ये तो इसको बिलोंग करता है के एच को, क्योंकि इधर लेफ्ट हैंड साइड में के का एलिमेंट है और ये एच का एलिमेंट है, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये के एच का एलिमेंट है। लेकिन हमने मान लिया है कि एच के इज इक्वल टू के एच, तो के एच का जो एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं एच के में भी जरूर होगा। मान लेते हैं वो एच के अंदर जो मिला वो है H4K4, दिस बिलोंग्स टू एच के, तो इनवर्स मिल गया। अब ये बात मैं बताने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर कि के इनवर्स एच इनवर्स जो है जरूरी नहीं कि एच इनवर्स के ही बराबर हो, इसीलिए मैंने यहाँ पर एच इनवर्स के इनवर्स नहीं लिखा, कोई आर्बिट्रेरी H4K4 लिख दिया। यही बात मैंने यहाँ पर बताई है। अब हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को। अब की बार दो एलिमेंट हैं एच के, तो यहाँ पर आप देखो x इज H1K1 और y को मैंने ले लिया है H2K2 फॉर सम H1 H2 K1 K2। H1 H2 H के एलिमेंट है और K1 K2 K के एलिमेंट है, तो इनकी प्रोडक्ट क्या होगी H1 K1 H2 K2, और मुझे क्योंकि फ्लिप करवाने हैं ये K1 और H2 तो मैं एसोसिएटिविटी जो है उस ब्रैकेट को कहीं पर भी लगा सकता हूँ, एसोसिएटिविटी हमें ये फ्रीडम देती है। तो मैंने ये K1 H2 जो है ये किसका एलिमेंट है, ये एलिमेंट है KH का, लेकिन KH किसके इक्वल है HK के, यही बात मैं यूज कर लूँगा। तो ये जो K1 H2 है ये एलिमेंट इसमें भी होगा, यानी कि किसी H के एलिमेंट की और किसी K के एलिमेंट की प्रोडक्ट से भी ये एलिमेंट आया होगा, और वो हमने मान लिए हैं H3K3। रिप्लेस कर दिया है K1 H2 को H3K3 से, ये आर्बिट्रेरी नहीं है, ये एलिमेंट इसके इक्वल है और ये इक्वल एक एलिमेंट इक्वल जरूर मिलेगा। ये हम जो मान के चल रहे हैं एच के इज इक्वल टू के एच, यहाँ से हमें मिल जाता है। अब मैं देखूँ तो ये जो H1 H3 है ये H का एलिमेंट है और K3 K2 है ये K का एलिमेंट है, सो दिस प्रोडक्ट बिलोंग्स टू HK। तो दोनों प्रॉपर्टी हो गई हमारी, क्लोजर प्रॉपर्टी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो ये जो HK है ये क्या हो गया, सब ग्रुप। दूसरी तरफ से अब हम मान लेते हैं कि HK जो है वो सब ग्रुप है और हमें प्रूव करना है कि HK इज इक्वल टू KH। HK और KH को इक्वल प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि HK इज सबसेट ऑफ KH एंड KH इज सबसेट ऑफ HK। HK इज कंटेन्ड इन KH एंड KH इज कंटेन्ड इन HK। तो ये दोनों चीज़ें अगर प्रूव कर देते हैं तो वो इक्वल हो जाएंगे। तो अगेन मैंने ये इसका पार्टीशन कर लिया है, एक तरफ से ये हाफ पार्ट कर दिया और दूसरे में हाफ पार्ट। तो पहले देखते हैं कि HK को हम कैसे KH के अंदर कंटेंट दिखाएं। HK का एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लो और उसको प्रूव कर दो कि वो
KH को भी बिलोंग करता है। तो HK जो है वो KH का सबसेट हो जाएगा, मतलब सारे एलिमेंट जो HK के हैं वो KH को बिलोंग करते हैं। तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने ले लिया, उसका इन्वर्स भी जरूर HK के अंदर होगा, क्योंकि HK को हमने सब ग्रुप मान लिया है। अब की बार हम H और K तो सब ग्रुप गिवन ही है, और प्रोडक्ट को भी हमने मान लिया है सब ग्रुप है, तब हमें प्रूव करना है कि HK और KH जो है वो इक्वल होंगे। तो HK क्योंकि सब ग्रुप है, तो इसका अगर X आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स भी इसको बिलोंग करेगा। इसका इन्वर्स बिलोंग करता है तो वो कोई ना कोई H1 K1 के बराबर होगा। अब X क्या है? X इन्वर्स का इन्वर्स, मतलब इसका इन्वर्स, लेकिन इसका इन्वर्स तो क्या है? K1 इन्वर्स H1 इन्वर्स, लेकिन K1 इन्वर्स तो K को बिलोंग करता है और H1 इन्वर्स जो है वो H को बिलोंग करता है। सो दिस प्रोडक्ट बिलोंग्स टू KH। लेकिन ये प्रोडक्ट किसके बराबर है? ये है X के बराबर, तो X belongs to KH. So X was arbitrary element of HK and X belongs to KH also. So all the elements of HK belongs to KH. So HK is a subset of KH. This is equation number 1. For the other half, let Y belongs to KH. अब की बार KH का एलिमेंट मान लेते हैं और HK में प्रूव कर देंगे। Y belongs to KH, so Y must be equal to K into H. This can be written as H inverse K inverse inverse, but H belongs to H, so H inverse belongs to H. Similarly, K inverse belongs to K, so this element belongs to HK. But this element belongs to HK and HK is a subgroup, so its inverse also belongs to HK, but its inverse is equal to Y, so Y belongs to HK. So arbitrary element of KH belongs to HK. KH is subset of HK. From one end to HK is equal to KH. तो ये हमारी कुछ थ्योरम्स थी जो सब ग्रुप के ऊपर थी, सब ग्रुप से रिलेटेड थी, और इनको आप समझने की कोशिश करो, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है साइक्लिक ग्रुप के बारे में और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। थैंक यू।